जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो पे, हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का, यानी कि जैक बोर्ड का जो क्लास 10th का मॉडल पेपर निकला है, इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो आप बोलोगे सर कि मॉडल पेपर का कैसे सॉल्यूशन? तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उनका तो आंसर पहले दे दिया गया है। हम लोग बात करेंगे जो भी सब्जेक्टिव बेसिस के प्रश्न है उन प्रश्नों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि उदारवाद का क्या अर्थ है? तो आंसर क्या है, उदारवाद शब्द तालीन शब्द के लिबरे शब्द से निकला है, जिसका अर्थ आजाद है। क्या, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा संविधान एवं होगा, क्या होगा यहाँ पे, तथा की जगह एवं संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। ये आपका पूरा का पूरा आंसर है कि देखिए ये जो आपका उदारवाद है, जिसका तालीन भाषा यानी कि लैटिन शब्द में जिसका अर्थ होता है लिब्रे, ठीक है, लिब्रे से लिया गया है। और लिब्रे का अर्थ होता है आजाद। क्या होता है? आजाद, यानी कि जिसको स्वतंत्र बोलेंगे। तो अब इसका उदारवाद का मतलब क्या हुआ कि अगर आजाद इसका मतलब है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए आजादी का बात है, कानून के समक्ष सबकी बराबरी की बात है, निरंकुश शासक का बात करिए, जो पादरी वर्ग का जो विशेष अधिकार है उसकी समाप्ति का बात है, और संविधान के समक्ष एवं संसदीय प्रतिनिधित्व की सरकार की स्थापना के लिए क्या है, लोगों को आज़ादी है। यही क्या है, इसका आंसर है। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका गिरमिटिया मजदूर के बारे में है। तो आपको मैंने पढ़ाया था गिरमिटिया मजदूर क्या था कि जब किसी दूसरे देशों में भारत के लोगों को निश्चित करार और निश्चित वेतन पर, यानी कि एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, तो उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको भाषा को मैंने साधारण बनाया है। तो मैंने क्या लिखा है, गिरमिटिया मजदूर एक तरह के, देखिए कछुआ की जगह क्या होगा, बंधुआ। क्या होगा? बंधुआ। तो गिरमिटिया मजदूर एक तरह के बंधुआ मजदूर होते थे, जो एक समझौते द्वारा मालिक रखता है, यानी कि इनको क्या करता था कि मालिक जो है इनको रखा करता था, जिसका एक निश्चित समय के लिए क्या होता है, जिसका एक निश्चित समय के लिए होता था तथा एक नए देश में काम करने के लिए लागू होता था। और ये जो आप देखोगे कि इनको जो एक समझौते के तौर पे जो रखा गया था, उस पर क्या होता था, उस पर एक निश्चित समय होता था और उनको नए देशों में काम करने के लिए जो नियम और शर्त जो है लागू होता था, और इन्हीं को क्या कहा गया, गिरमिटिया मजदूर कहा गया। अगला प्रश्न है आपका, बहुउद्देश्य नदी परियोजना के 2 हानियों को लिखना है। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे हानि पता थे, लेकिन मुझे अभी 2 हानि लिखना, तो उसकी जगह मैंने 3 लिखा है। देखिए आंसर क्या है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कारण भारी पैमाने पर स्थानीय गरीब लोगों का विस्थापन हुआ। यानी कि जो भी लोग हैं, जैसे आप अगर किसी क्षेत्र में अगर देखोगे, जब बहुउद्देश्य परियोजना होता है तो उसे भारी पैमाना में लोग जो होते हैं विस्थापित होते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ के जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की भीतरी के लिए त्याग करना पड़ता है। और यानी कि आप देखोगे कि ये जो देश की जो बेहतरी होता है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से जो लाभ होता है, उसके कारण क्या करना पड़ता है, लोगों को त्यागना पड़ता है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं ने पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। बड़े बांधों के निर्माण में भारी मात्रा में वनों का क्षरण होता है, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे बांध बनाया जाएगा ना, उन सारे क्षेत्रों पेड़ों को काटा जाता है। जब ज़्यादा जल जमा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में पानी जमा होने के कारण जो आपके वनस्पति जात हैं वो डूब जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। अगला है, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों में वहाँ मौजूद वनस्पति और भूमि जल में डूब जाता है तथा कालांतर में अपघटित हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो अपघटित होकर खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है। खनिज क्या है? एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो संरचना और संगठन में समान होता है। प्राकृतिक में यह चट्टानों एवं अयस्कों के घटक के रूप में उपस्थित है। आज अगर देखोगे प्रकृति में तो क्या चट्टानों और अयस्कों के रूप में क्या है, आपका यह संगठन उपस्थित है। खनिजों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। सभी खनिज निर्जीव पदार्थ के होते हैं, और जितने भी खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, सभी निर्जीव पदार्थ के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता एक प्रकार की विचारधारा के रूप में वह है जो व्यक्तियों, समूहों या समुदायों के बीच एक पूर्वाग्रह पर अंतर की पहचान करती है, जो पूरी तरह से धर्म, विश्वास, जातीयता आदि पर निर्भर है।
एक शब्द के रूप में सांप्रदायिकता को एक अस्पष्ट संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या? एक अस्पष्ट संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यक्ति और उसका समुदाय, और ये संबंध क्या है? कोई एक व्यक्ति है और उसका जो भी समुदाय उसके साथ बांध सकते हैं। भारत जैसे विशाल समाज में सांप्रदायिक क्या होगा? झड़पे दुखद लेकिन अपरिहार्य होता है। यानी कि जो भी आप देखोगे जहाँ पे झपड़े की जगह क्या होगा? झगड़े। क्या होगा? झगड़े दुखद है लेकिन क्या है? अपरिहार्य जो आपको देखने के लिए होता है। अगला क्या आपका? नारीवादी आंदोलन क्या है? तो नारीवादी आंदोलन वह आंदोलन होता है जो पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों और अवसरों के पक्ष में चलाया जाए। यानी कि जो महिलाओं और स्त्री जो पुरुष है उनके पक्ष में चलाया गया जो आंदोलन होगा उसे नारीवादी आंदोलन बोलेंगे। अब प्रश्न आपका आया था कि साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? तो 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर के नाम से जाना जाता है। यानी कि कितने 7 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं उनके जनसंख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे? साक्षरता दर बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखना है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त, क्या? अवरोध मुक्त यानी कि जितने भी प्रतिरोध है जैसे सीमा शुल्क या जो भी शुल्क वगैरह होते हैं उनको मुक्त करना, अथवा बोलेंगे उदार बनाकर उसके तीव्र विकास को सुनिश्चित करना इसका सबसे पहला काम होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नज़र भी रखने का जो है काम किया जाता है। यानी कि जितने भी अवरोध है जिनसे भी आप व्यापार में या किसी भी देश के वृद्धि में प्रॉब्लम होता है उनको हटाना ही क्या कहलाता है? आपका विश्व व्यापार संगठन का काम है, ये उदार बनाने का काम करता है। साथ ही साथ जो भी नियम बनाया उनका विभिन्न देशों के द्वारा पालन होता है कि नहीं उस पर भी नजर रखने का काम जो है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा करता है। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पे। प्रश्न क्या आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां और क्यों हुआ? ये आपका प्रश्न है। तो मैंने एक पूरा का पूरा ढांढरा मैंने आपको दे दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में जमा हुए थे। देखिए जलियांवाला बाग के मैदान में जमा होता तो कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे? तो दिन क्या था? अमृतसर में एक बैसाखी का मेला हुआ था, वहाँ पे हुआ था जहाँ पे जलियांवाला बाग का मैदान था। अब अगला प्रश्न है, देखोगे तो अब पूछा है ना, देखो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछा है कि कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। तो क्यों के बारे में बात करेंगे। तो लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाकों में मार्शल लॉ क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यानी कि एक प्रकार से आपातकाल जिसको बोलते हैं ना कि जब राष्ट्रपति शासन होता है यानी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो उस स्थिति हो गया है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाही ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दिया और सैकड़ों लोग क्या गए? मारे गए। तो ये पूरी की पूरी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है। अगला एक प्रश्न है आपका कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या अर्थ है? ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। क्या हुआ? 1944 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो बिखर गई थी उसको सही रास्ते पर लाने के लिए अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स का समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता तथा पुनर्रोजगार को बनाए रखना था। और इस समझौते का मेन मोटिव क्या था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता यानी कि जो पैसे की जो कमी हो गई उसको ठीक करना और लोगों में पूर्ण रोजगार को बनाए रखने का इसका मेन मोटिव था। अगला क्या है कि युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसी प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण यानी कि युद्ध के बाद अगर लोगों को फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो ही पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक का क्या गठन किया गया। इसे सामान्य रूप से विश्व बैंक का नाम दिया गया। विकास बैंक का गठन किया गया जिसे सामान्य रूप से क्या कहा गया? विश्व बैंक के नाम जाना गया। इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ
कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उस समय जो अर्थव्यवस्था में जो बिखंडाव देखने के लिए मिला, जो अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की गिरावट देखने के लिए मिला, तो उसको ठीक करने के लिए 1944 में अमेरिका में एक समझौता हुआ जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता कहा गया। तो इस समझौते का मेन मोटिव क्या था कि औद्योगिक आर्थिक स्थिरता को ठीक करना और लोगों में रोजगार की भावनाओं को बढ़ाना, सभी को रोजगार देना, इसका मेन मोटिव था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो चीजें किया। एक तो युद्ध के पूर्व यानी कि युद्ध के बाद, है ना, युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद, ये तीन स्थिति होती है। इन तीनों स्थिति में निपटने का साधन इन्होंने एकत्रित किया। तो इन्होंने क्या बोला, युद्ध के पूर्व और युद्ध के दौरान यानी कि युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान अगर किसी भी देश में व्यापारिक घाटा हो रहा है, व्यापार में कोई समस्या हो रहा है, तो उसको निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया गया। और इसी प्रकार अगर युद्ध हो जाता है तो युद्ध के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है उसके पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया, विश्व बैंक का नाम दिया गया। तो एक युद्ध के समय, युद्ध के पहले और युद्ध के बाद की स्थिति को ठीक करने के लिए पूरा का पूरा काम किया था। तो इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। अब एक प्रश्न आपका आता है कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों का नाम बताना। ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। देखो 2 क्वेश्चन इसके बनते हैं। एक तो आपके एक पट्टिका का कि कौन कौन से पेटियां हैं जहां पे कोयला मिलता है या लौह अयस्क मिलता है, तो वो तो नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है कि वितरण क्षेत्र का यानी कि राज्य का नाम बोला है। तो एक तो आपका है छत्तीसगढ़। तो आप छत्तीसगढ़ में क्या देख सकते हो कि इस राज्य में अधिकांश लौह हेमेटाइट किस्म का है। किसका है, हेमेटाइट किस्म का है। यहाँ के दुर्ग, बस्तर और दांतवाड़ा जिले में लौह उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिले में क्या है, बेलाडिया, रावघाट प्रमुख क्या है, लौह क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। वहीं झारखंड में देखोगे तो यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र में गुआ और क्या है, नोवा मुंडी जो है ये शामिल है। अगला क्या है, उड़ीसा। यहाँ के देख सकते हो क्या है, सुंदरगढ़, क्यूझर और मयूरभंज जिले में लौह का उत्पादन किया जाता है। तो आप देख सकते हो, आप ये लिख सकते हो आराम से। फिर और भी गोवा है और भी बहुत सारा क्षेत्र जो मैंने आपको नहीं लिखवाया है। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो प्रश्न आपका कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या करना है, आपको अंतर बताना और उदाहरण के साथ बताना है। तो देखोगे कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें वनस्पति का और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। खनिज आधारित उद्योग में प्राथमिक उद्योग जैसे खनिज अयस्क का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे खनिज का प्रयोग किसके रूप में करेंगे, तो कच्चे माल के रूप में करेंगे। और यहाँ पे वनस्पति और जंतु आधारित जो है उत्पादों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लिखोगे तो खाद्य संशोधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, है ना, चर्म उद्योग मतलब चमड़ा उद्योग, कृषि आधारित जो है आपके उद्योग हैं। वहीं अगर देखोगे खाद्य संशोधन, वनस्पति तेल, सूती, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ को 2 बार में रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो आपका हो गया स्टील उत्पादन हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या बोलते हैं, लोहा का जितना हो गया, सोने चांदी का हो गया। तो ये सारे जो होते हैं इसके आंसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिख देना है, जैसे आप क्या लिखोगे कि जैसे आप लिख दोगे यहाँ पे लौह उत्पादन। ठीक है, उसके बाद आप लिख दोगे जैसे कि हो गया आपका स्टील फैक्ट्री हो गया, जैसे टाटा मोटर्स हो गया। तो ये सारे जो हो गया आपके खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के किन्हीं 2 चुनौतियों का क्या करना, आपको चर्चा करना है। देखो पहला चुनौती है जाति एवं धर्म की राजनीति। देखो यहाँ पे ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है ना, तो ये वाला जब PDF में पूरे के पूरे वेबसाइट पर जब मैं डाल दूंगा ना, तो ये वाला मैं वहाँ से आपको ठीक कर दूंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी आप देख लो जो भी चीज़ आपको मिल रही है। बाकी आप जो प्रीतम एकेडमी जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर जब आप विजिट करोगे तो इसको मैं वहाँ पे क्या करूंगा, और जितने भी आपके स्पेलिंग मिस्टेक है मैं वहाँ पे उसको ऑलरेडी ठीक कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के किन्हीं 2 चुनौतियों के बारे में लिखना है। तो देखो सबसे पहला चुनौती है जाति एवं धर्म की राजनीति। जो जब भी लोकतंत्र का बात की जाए तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जाति एवं धर्म की राजनीति। तो भारतीय लोकतंत्र में जाति एवं धर्म के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यह देश की एकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आप देखोगे कि भले ही लोकतंत्र है, लोग किसी भी को चुन सकते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे वोट डालने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका
राजनीति में धन बल एवं बाहुबल का वर्चस्व। तो चुनावों में धन का प्रयोग कर गरीब जनता को लालच देकर वोट खरीदते हैं, या फिर अपराधी तत्वों द्वारा मतदाताओं को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मत डालने को विवश किया जाता है और इससे गलत लोगों को राजनीति में प्रवेश हो जाता है। तो यह भी क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न है आपका, बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में क्या करना, आपको टिप्पणी लिखना है। तो बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में क्या करती आ जाती है। इसी को क्या बोलेंगे, बहुमत पार्टी। अगला क्या आपका, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है क्योंकि भारत एक विशाल देश था नहीं, क्या होगा, भारत एक विशाल देश है और इसकी सामाजिक और भौगोलिक विविधता को केवल 2 या 3 दलों द्वारा आसानी से आत्मसात नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार भारत के लिए बहुदलीय प्रणाली को अपनाना सबसे उपयुक्त था कि देखो, भारत जितनी विशाल जो क्षेत्र है, यहाँ पे जिस प्रकार की जनसंख्या है अलग अलग प्रकार का, तो एक दल या 1 या 2 दल या 3 दल इसकी समाप्ति नहीं, इसके समस्याओं को समाधान नहीं कर सकता था। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था भारत में बड़ा जरूरी है। अगला प्रश्न है, ऋण के किन्हीं 3 शर्तों को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार और क्या आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, और एक तरीका है जिसको बोलेंगे ऋण की अवधि। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके लिए और ऋण की आवश्यक शर्तें, जैसे देखोगे ऋण दर क्या होगा, तो ऋण पर वार्षिक या मासिक ब्याज दर को निश्चित किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समर्थक ऋणाधार, तो कर्ज लेने वाला व्यक्ति उधारदाता को गारंटी देने के रूप में संपत्ति जमानत के रूप में तय करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर ऋण लेने वाला पैसा नहीं चुकाता है, कर्जदाता समर्थक ऋणाधार को बेचकर अपना पैसा क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। आवश्यक कागजात में ऋण लेने वाला अपनी आर्थिक स्थिति के आवश्यक कागजात जो होते हैं वो ऋण वाले को देते हैं कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो तुम यहाँ से ठीक कर सकते हो। भुगतान के तरीके, भुगतान एकमुश्त कराना है या समय समय पर कब करना है यह तय किया जाता है भुगतान के तरीके में। और ऋण की अवधि, तो ऋण जो होगा वो लंबे समय के लिए होगा, दीर्घकाल के लोग कम समय को होगा, तो ये भी जो है ऋण में निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता संरक्षण पारिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों को क्या करना आपको लिखना है। तो बात करेंगे किस प्रकार मदद करता है। तो देखो कि पहला, यह पारिषद उपभोक्ताओं के बीच दैनिक आधार पर उपभोक्ताओं के शोषण के बारे में जागरूकता पैदा करता है, यानी किस प्रकार आप शोषित हो रहे हो उसके बारे में बताता है। वे एक विक्रेता द्वारा शोषित होने के बाद लोगों को यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, यह भी उनको बताने का काम करता है। वे उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली उत्पादक खोजने में क्या करता है, मदद करता है कि अगर आप उपभोक्ता हो और आपको अच्छा उत्पादन चाहिए या अच्छा वस्तु का उपयोग करना है तो भी खोजने में मदद करता है। वे कभी कभी उन्हें उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के बारे में भी बताने का काम करता है और लोगों को ये भी जानकारी देता है किस प्रकार आप शोषित हो रहे हो। बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, तो पहला प्रश्न है आपका कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या कदम उठाया। तो बात करें आंसर पे, तो देखो कि मुद्रण संस्कृति ने भारत के लोगों में एक नई प्रकार की राजनीतिक चेतना को जगाकर भारत में राष्ट्रवाद की गति को तीव्रता प्रदान की है और भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे देखोगे भारतीय प्रेस ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को देश के कोने से दूसरे कोने तक फैलाने में बड़ा, पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिकरण बनाने में सराहनीय कार्य किया है। यानी कि देखो, प्रेस ने तो काम किया है, साथ जो भी पत्र पत्रिका उन्होंने भी क्या किया है, शक्तिशाली बनाने में सराहनीय कार्य किया है। मुद्रण संस्कृति के प्रभावाधीन जो भारत में साहित्य का सृजन हुआ उसने भी राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। मुद्रण संस्कृति के कारण देखोगे तो आप बहुत तरह प्रभाव डालने वाला है ना साहित्यिक लोगों का सृजन किया, बहुत सारे कविताओं पाठ पाठन का सृजन किया और उससे राष्ट्रवाद के उत्थान में भी क्या हुआ, अहम भूमिका निभाया गया। अगला देख सकते हो कि आपका ब्रिटिश काल में जो साहित्य लिखा गया उसका एक बड़ा भाग अंग्रेज समाज के अवगुणों को प्रकट करने, पश्चिमी दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञों के विचार भारतीय लोगों तक पहुंचाने, प्राचीन भारतीय सभ्यता के उच्चतम पहलुओं को लोगों के सामने लाने तथा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में भी जो है आपका मुद्रण संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ था कि इन्होंने जब साहित्य लिखना शुरू किया, ब्रिटिश काल में जो भी साहित्य लिखा गया उसका बहुत बड़ा भाग का जो भी अवगुण है उसको प्रकट किया, पश्चिमी जो भी लोग हैं उनके राजनीतिक विचारों को लोगों के सामने लाया, उनके सभ्यताओं के पहलुओं के
के बारे में लाया और लोगों के बीच में राष्ट्र एकता के भावनाओं को प्रकट करने का काम किया। अगला देख सकते हो क्या है कि भारतीय लेखकों ने इस देश की दुर्दशा का चित्रण करके तथा दूसरे स्वतंत्र देशों से तुलना करके लोगों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है जोश भर दिया कि वो किस प्रकार से हम पे लूट रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी लिखने का काम किया। इस प्रकार जब विदेशी जातियों का पराधीनता के विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष भारतीयों के सामने आया तो उनके मन में भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की भावना जो है इच्छा उत्पन्न हुई और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अगला क्या, अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता की महानता को देखकर भारत के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हो गई। इन सब कारणों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को उत्तेजित करने का बड़ा जो है भाग लिया था और इन सभी से हम लोग बोलेंगे मुद्रण संस्कृति जो है भारत में बहुत असरदार काम किया। अगला एक प्रश्न है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू किया। यह काम निम्नलिखित तरीके से क्या किया, देखिए प्रबंध और नियंत्रण का काम किया। पहला क्या देख सकते हो कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया। तो जो भी दलाल है उनको हटाने का काम किया और नियंत्रण जो है वो प्रत्यक्ष स्थापित करने का काम किया। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार किया जिन्हें गुमस्ता कहा जाता था। कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पैसागी रकम दिया गया कि अगर किसी भी का माल खरीदते हो या माल बेचते हो तो वो गलत है और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पैसागी रकम देना शुरू कर दिया। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमस्ता को ही देना पड़ता था, जो उन्होंने नियुक्त किया था उन्हें ही देना पड़ता था। उसे वे और किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ये गुमस्ता बुनकरों के बीच नहीं रहते थे, इसीलिए इनका बुनकरों से टकराव होने लगता था और ये जो करते थे कि भाई आप क्यों बेच रहे हो, इन सारे चीज़ों को देखा करते थे। गुमस्ता देखोगे क्या होगा, देखोगे यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हो गुमस्ता आप देखोगे तो दबंगपूर्ण क्या होगा, यहाँ पे देखो दबंग हो गया, क्या होगा दबंगपूर्ण है ना, दबंगपूर्ण। तो गुमस्ता दबंगपूर्ण व्यवहार करते थे तथा माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को पीटा भी करते थे। अब बुनकर ना तो माल देख सकते हो, क्या देखते हो, अब बुनकर ना तो मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे देख सकते हो क्या होगा, वे देख सकते हो कि कर्जों होगा, क्या होगा, कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। यानी कि जो भी गुमस्ता का जो नियुक्ति किया गया और जो इधर जो आप देखोगे तो जो दलालों को हटाया गया और गुमस्ता का जो नियुक्ति किया, इसके कारण इतना प्रभाव पड़ा ना कि भाई पहले ही देखोगे तो इनको माल ना आने से पहले ही उनको पैसा दिया जाता था, है ना। आपको अगर कुछ कच्चा माल मंगाना है तो उसके लिए आपको कर दिया जाता था। तो इन सभी के कारण लोग फंस जाते थे और उन्हीं से क्या लेना पड़ता था कि सामान बेचना भी पड़ता था और लेना भी पड़ता था। अगला है राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों का क्या करना, आपको चर्चा करना है। तो देख सकते हो पहला क्या है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र, मतलब दल के बीच में अंदर में लोकतंत्र होना चाहिए। यद्यपि दल बदल कानून द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा की जाने वाले दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का स्वर उठना भी कठिन हो गया है। पार्टी में शीर्षस्थ नेता, मतलब जो सबसे ऊपर वाला नेता होते हैं, नेता के फैसलों को सभी मानने को बाध्य होते हैं। अतः व्यवस्था यही नहीं होनी चाहिए कि शीर्षस्थ नेताओं द्वारा पार्टी के सांसदों एवं विधायकों के विचार को पर्याप्त महत्व दिया जाए तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी से परामर्श किया जाए। देखो अगर किसी दल के अंदर अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो प्रॉब्लम क्या था। तो देखो लोग जब देखा गया कि जिस कारण से मैंने जिस राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन किया, अगर वहां के नेता उस बात को नहीं रख रहे हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे नेता क्या करते थे, उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाते थे। अब ये कभी कभी होता था कि ये जो दल बदल का जो स्थिति था इतना भयानक होता था कि सरकार कभी भी गिर जाता था, कुछ भी हो सकता था। तो जब दल बदल का कानून आया तो उससे लोग एक दल से दूसरे दल तो जा तो नहीं पाते हैं,
लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर कोई शीर्ष नेता यानी कि जो आपके ऊपर के जो नेता होते हैं, अगर वो कोई फैसला लेता है, वो फैसला अगर खराब भी होगा ना, फिर भी नीचे वाले नेता को वो उसका बात मानना एकदम बाध्य हो गया है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगला है धन बल और बाहुबल पर नियंत्रण। तो पैसे और अपराधियों का राजनीति में प्रभाव कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी संपत्ति तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का विवरण एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन उम्मीदवारों द्वारा दी गई सूचनाओं की सत्यता की जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो व्यवस्था करना चाहिए कि भाई जो ये सूचना दे रहे हैं वो वास्तव में सही है कि नहीं। अतः इसकी पक्की व्यवस्था की जानी चाहिए और हमको उसके बाद ही उसको मंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, उसको चुनाव चिन्ह देना है कि नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति में पारदर्शिता, यानी कि जो भी चुनाव जीत रहा है ना, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी कैसी स्थिति, वो कहाँ से पैसा कमाता है, कितना कमाता है, वो इनकम टैक्स कितना भरता है, उनकी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी सूचना जो सभी होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा सभी दलों के लिए आंतरिक चुनाव तथा आयकर का रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन वास्तव में यह सिर्फ दिखावा और क्या खाना पूर्ति है। इससे सही अर्थों में तथा सख्ती से कानून करने की आवश्यकता होगा कि ये जो व्यवस्था किया गया है कि आपको अपना बताना होगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना आपने आयकर रिटर्न भरा, ये बस एक देखा देखी, इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया, तो इसको ठीक करना होगा। अगला क्या, दलों के आंतरिक क्रियाकलापों में पारदर्शिता, यानी कि जो भी दल के सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सदस्यों की सूची रखना, बड़े बड़े पदों के लिए खुला चुनाव करवाना आदि को क्या करना, अनिवार्य करना होगा। कि देखो आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव देते हैं और उसके बाद वो दल किसी को भी नेता बना सकता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कौन क्या बन रहा है, कौन किसको क्या चुनाव दे रहा है, इन सभी की भी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगला, महिलाओं को प्रतिनिधित्व। राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट दे, है ना। दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था किया जाना चाहिए, जिससे ये जो आप देखोगे कि जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती वो बढ़ सकती है। और इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया था कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में क्या बताना है, आपको अंतर बताना है। तो बैंकों तथा सरकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण को औपचारिक ऋण तथा साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, मित्र आदि द्वारा दिए गए ऋण को क्या बोलेंगे, अनौपचारिक ऋण हम लोग बोलेंगे। औपचारिक ऋणदाता करदाता से समर्थक निर्धारण की मांग करता है, जबकि अनौपचारिक ऋण में किसी प्रकार के समर्थक ऋण का मांग नहीं होता है। अगला कि औपचारिक ऋणदाता एक निश्चित तथा नियमित निम्न ब्याज दर पर ऋण देते हैं, जबकि जो अनौपचारिक ऋणदाता होते हैं वो मनमानी ढंग पे और उच्च ब्याज दर पे क्या करते हैं, ऋण देते हैं। कभी भी ऋण मांग सकते हैं और ब्याज दर जो कभी भी वो बढ़ा सकता है। औपचारिक ऋण देने वाली संस्था का नियंत्रण एवं अधीक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों का देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होता है, इसका कोई देखरेख नहीं कर पाता है। औपचारिक ऋण का आकार बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक ऋण का आकार छोटा होता है। आप इसमें करोड़ रुपया का लोन नहीं ले सकते हो, किसमें, अनौपचारिक में। लेकिन आप देखोगे औपचारिक ऋण स्रोतों में लोग करोड़ों रुपया लेकर भी क्या करते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। अब अगला जो प्रश्न था कि भारत में पाई जाने वाले मृदा का वर्गीकरण करना और उनका जो है वर्णन भी करना है। तो देखोगे मृदा के प्रकार वही जो है, तो यहाँ पे देखोगे तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन क्षेत्र की मृदा पाई जाती है। वहीं अगर देखोगे जलोढ़ मृदा का बात करेंगे तो मैंने इससे पहले मृदा वाला जो सेक्शन मैंने जो लिया है था मृदा वाला, उसमें मैंने एकदम डिटेल से बताया मृदा का वर्गीकरण, एक बार आप वो जरूर देख लेना। अभी मैं केवल दिखा दे रहा हूँ कि देखो जलोढ़ मृदा है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, देखोगे यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा के बारे में लिखा है। फिर एक काली मृदा होती है, देखो काली मृदा के बारे, है ना। जैसे आप देखोगे जलोढ़ मृदा क्या था कि यह मृदा उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप से फैली है, एक महत्वपूर्ण मृदा है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 प्रमुख नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा निक्षेप हुआ है। इसका विस्तार राजस्थान से गुजरात सक्रे गलियारा के रूप में और पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इनका आकार मुहाने से घटती है, मुहाने से घाटी की ओर और कणों का आकार क्या जाता है, बढ़ता चला जाता है। आयु के आधार पर इस मृदा को 2 भाग में बांटते हैं, बांगर और खादर। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन फसलों की खेती की जाती है। अधिकतर उपजाऊपन के कारण इस मृदा में गहन कृषि होती है। सूखे क्षेत्र में यह मृदा क्षारीय होती है, देखो ये मृदा के रूप में था। अगला काली मृदा, यह मृदा का रंग काला होता है और इस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। लावा, जलवायु
और जनक सेलों ने इस मृदा को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मृदा का विस्तार दक्कन पठार के उत्तरी क्षेत्रों के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार तक है। काली मृदा में बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका पाई जाती है, जिसके कारण इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें वायु अच्छे तरह से मिश्रित हो जाती है। गीले होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे जोतने में मुश्किल हो जाता है। इसके जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार के साथ कर दिया जाता है। कपास, काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उचित समझा जाता है, इसलिए इस मृदा को काली कपास मृदा के भी क्या किया जाता है नाम से जाना जाता है। अगला लाल और पीली मृदा। ये इस मृदा का निर्माण दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विस्तृत हुआ है। इस मृदा का विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पदों तक है। इस मृदा का रंग लाल है ना। तो रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसरण के कारण होता है। इसका जो रंग जो है लाल उसके कारण होता है। इस मृदा का रंग पीला है ना। तो देखोगे इसमें जल योजन के कारण क्या होता है, इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। अगला लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंटा होता है। इस मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के बाद एक आने के कारण होता है। यह मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, देखोगे है ना, जिसके कारण इसमें पौधों के पोषक तत्वों में कमी होती है। इस मृदा का विस्तार जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में सदाबहार वन और पर्णपाती वन मिलते हैं। लेटराइट मृदा में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय की खेती जो है उगाई जाती है। और अगला देखोगे आपका है मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इस मृदा में के झीलों के जल को वाष्पीकृत करके नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च ताप के कारण जल वाष्पन दर अधिक होता है, जिसके कारण ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा की सतह में चूने कंकड़ के सतह पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा का उचित उपचार करके कृषि जो है किया जाता है। अगला आपका वन क्षेत्र का मृदा। तो क्या है आपका, ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार विभिन्नता होता है, यानी कि जिस प्रकार से वहाँ पे पर्वत होगा उस हिसाब से इसकी विभिन्नता पाई जाएगी। नदी घाटी में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों में इसका गठन मोटे कणों के रूप में होता है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में यह मृदा का अपरदन अधिक होने के कारण यह मृदा अधिक अधिशिलिल यानी अम्ल तथा ह्यूमस रहित होता है। नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी पानों में जलोढ़ मृदा के पाखों के रूप में उपयोग होता है। तो देखोगे तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको करवा दिया। इसका आंसर जो है वो हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। जैसे मैं वेबसाइट में डाल दूंगा, उसका लिंक जो है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और अगर आप ऐसे ही लिख पाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो मैं अगर समझाने के लिए जाऊँगा ना तो बहुत समय लगेगा। मैंने पहले भी इसके बारे में विस्तारित हर एक पॉइंट का मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना ताकि आपको समझ में और सही ढंग से आएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका सब्जेक्टिव का आंसर क्या मिलेगा आपको सबसे पहले मिलेगा, और PDF भी जो है वो आपको पहले ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।